मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर जिसके बारे में कहते हैं कि हिंदी सिनेमा को दो कालखंड में बांटा जा सकता है, एक शोले से पहले का वक्त और शोले के बाद का जमाना। इतना पावरफुल इम्पैक्ट रखने वाली फिल्म को जिस शख्स ने बनाया, आज वो हमारे मेहमान हैं। शुरू से शुरू करते हैं जी। कराची में पैदाइश हुई, पार्टीशन में इंडिया है। कभी गए आप कराची वापस? वापस गया हूँ, बहुत अच्छा लगा। 4-5 दिन थे हम टोटल, लेकिन बहुत अच्छी देखभाल की हमारी। कैमरा का पहला सामना आपका बतौर एक्टर हुआ, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे। क्या उम्र थी? 7 बरस की उम्र थी मेरी। अच्छा। 2 लाइन का सीन था, अम्मी 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 करके वो लिपट जाते हैं। और फिर पिताजी ने लंदन भेज दिया। वहाँ से भी भाग आए। हाँ, वहाँ से आपने फ़ोन कॉल किया था। हाँ जी। असिस्ट भी किया कई फिल्मों में? मैंने तो वो साधना जी के चप्पल भी उठाए हैं। अच्छा। मेरे महबूब के सेट पर। हाँ। तो ऐसे कौन से फिल्म मेकर्स थे जिनसे आप मुतासिर हुए? किसका स्टाइल अच्छा लगता था? महबूब खान, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म के आसिफ और गुरुदत्त साहब, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई। अगली फिल्म आपकी आई सीता और गीता जी। हेमा मालिनी को मतलब सुपर स्टारडम देने वाली फिल्म। तो हेमा से पिछली फिल्म से ही ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी? उनसे पूछा तो वो थोड़ा सा, पहले आप मुझे एक विडो का रोल देते हैं, फिर आप कहते हैं डबल रोल कर दो। वो भी दिलीप कुमार ने किया हुआ रोल, जो राम और श्याम वो टाइप का रोल। उन्हें क्या पता था अगली फिल्म में तो आप और भी चौंकाएंगे। क्या शोले भारत की सबसे बड़ी फिल्म है यानी? रमेश सिप्पी को क्या लगता है? 50 साल बाद हम बात कर रहे हैं उसकी, ऐसा तो नहीं लगा था। गब्बर के रोल के लिए 3 उम्मीदवार थे। अमिताभ करना चाहते थे, संजीव कुमार करना चाहते थे और डैनी लगभग फाइनल हो चुके थे। अमिताभ और संजीव कुमार को कैसे मना किया था, भाई तुम तो जय बनो, तुमको ठाकुर ठीक हो? धर्म जी के पास जब मैं गया तो उन्होंने भी ये कहा, यार इसमें तो कहानी तो संजीव कुमार की है। आपने ये नहीं बताया कि कैसे मनाया, खास तौर से धर्मेंद्र जी को। आपने उनसे एक बात कही थी। आप मत कहिए। अच्छा, आप कहिए। आप ही के मुंह से सुनना चाहते, वैसे बताएं। मैंने कहा कि आप ये करना चाहेंगे ठाकुर का रोल, कीजिए, कहानी फिर आपकी हो जाएगी, या गब्बर का कीजिए, बहुत कलरफुल है, लेकिन हेमा मालिनी नहीं मिलेगी। अमिताभ, पहले आप शत्रुघ्न सिन्हा को कंसिडर कर रहे थे इस रोल के लिए। सलीम जावेद की भी आप बात कर रहे थे। जी। कितनी अहमियत है उन दोनों की आपके करियर में? लोग शुरुआत में फिल्म पसंद नहीं कर रहे थे। ट्रेड पेपर ने एक हेडलाइन मार दिए कि खलास, इंडस्ट्री खलास। रीशूट करने के बारे में सोचा था? क्लाइमैक्स? वो तो सेंसर ने कहा, अच्छा, करवाया। सेंसर ने कहा था, करवाया था। वो तो उस केस में है ना कि जो गब्बर को ठाकुर के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था पहले, पैरों से। राइट, सॉरी, हाथ तो थे ही नहीं था। आई एम सॉरी, माय बैड। सर चीफ ने बोला वो यही था कि कानून अपने हाथ में ले पुलिस ऑफिसर अच्छी बात नहीं है। तो मैंने वहीं एक जोक कर दिया था कि हाथ में कहा। आपका नाम आते ही लोग शोले को याद करते हैं, पर आप कहते कि मेरी फेवरेट फिल्म जो है शक्ति है। क्या वजह है? कहने वाले कहते हैं कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, लेकिन फिर होती भी है। नामुमकिन चीज़ों का वजूद है। जैसे ये लगभग नामुमकिन बात है कि कोई फुटबॉल का रसिया हो और मैराडोना का ना जानता हो, या कोई पर्वतारोहण का शौकीन हो और पूछे कि कौन तेनसिंग नोरगे। इसी तरह ये बात भी लगभग नामुमकिन है कि कोई हिंदी सिनेमा प्रेमी हो और शोले नाम की घटना से अपरिचित हो, जिसने इसके किस्से, इसके इम्पैक्ट से जो नावाकिफ हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये घटना जो आज से लगभग 50 साल हो जाएंगे, 2 साल में घटी थी, हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा मैग्नम ओपस आया जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया। मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर जिसके बारे में कहते हैं कि हिंदी सिनेमा को 2 कालखंड में बांटा जा सकता है, एक शोले से पहले का वक्त और शोले के बाद का ज़माना। तो इतना पावरफुल इम्पैक्ट रखने वाली फिल्म को जिस शख्स ने बनाया, जोश, जुनून और जीवटता के साथ, आज वो हमारे मेहमान हैं। और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ललन टॉप में हम आपके साथ जी भर के बातें करेंगे, शोले पे करेंगे और शोले के अलावा भी आपकी बाकी सारी फिल्मोग्राफी, जो आपकी इतनी रिच फिल्मोग्राफी है, सब पे बातें करेंगे। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। जी। कराची में पैदाइश हुई, पार्टीशन में इंडिया है जी। उस वक्त के बारे में आपको क्या कुछ याद है? बिल्कुल याद नहीं। छोटे रहे होंगे आप,
बट फिर घर में बुजुर्ग बताते कि ये सब हुआ था, हम वहाँ रहते थे। कभी गए आप कराची वापस? वापस गया हूँ। अच्छा। 91 में गया वहाँ, अच्छा, बहुत साल स्टेट बाद। गेस्ट। हाँ। और बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलकर। उनके लोगों में तो हमेशा ऐसे लगा कि अपने ही। बहुत ही चाहने वाले हैं। अब पॉलिटिकली और वो अलग बात है जो होते रहता है, लेकिन उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छी तरह देखभाल की हमारी। मेरे ख्याल है कोई शादी भी थी उस वक्त। अच्छा। एक दोस्त जो लखनऊ के रहने वाले हैं, और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। 4-5 दिन थे हम टोटल, लेकिन बहुत अच्छी देखभाल की हमारी, और लोगों से मिलकर अच्छा लगा। 4-5 दिन पाकिस्तान की मेहमान नवाजी आप जी 91 में। हाँ हाँ। गुड। पिताजी के बारे में बताइए, जीपीसीपी के बारे में, कि वो प्रोडक्शन फील्ड में कैसे आए, कैसे वो फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट? हाँ, वो जब आए यहाँ 47 में, तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं समझ में आया होगा कि अब क्या किया जाए। वो सडनली सब कुछ हो गया और आना पड़ा। तो उनका कहीं ना कहीं दिल हमेशा करता होगा कि कुछ फिल्मों में कुछ हो जाए, जी। लेकिन आते ही कुछ काफ़ी और चीज़ें भी हुई, एंड फाइनली कुछ 1951 में उन्होंने वो फ्लैट सिस्टम वगैरह शुरू किया था बॉम्बे में। बेच रहे थे तो कुछ फिल्म वालों को बेचा, तो वहाँ से मुलाकात हुई उनके साथ, और आगे उनको उनका शौक़ तो था ही। तो वो देवानंद और निम्मी और श्यामा, इन तीन को लेकर एक फिल्म बनाई गई, सज़ा। फर्स्ट फिल्म वाज सज़ा, सजा, राइट। 1951 में रिलीज हुई। तो इट वाज अ गुड फिल्म, ब्लैक एंड वाइट ऑफ कोर्स इन दोज डेज, और कुछ हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी। ओके। लेकिन देव साहब ने भी एक अच्छा रोल निभाया। तो ये शुरुआत हुई उनकी, और धीरे धीरे वो बढ़ते गए, और काफ़ी कुछ उनको करना पड़ा। और जब आप सीख भी रहे हैं और नए धंधे में जा भी रहे हैं, तो पेनल्टीज़ भी साथ साथ देनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो खैर आखिर में उनका स्पिरिट कुछ ऐसा रहा कि मैं तो कुछ करके ही दिखाऊंगा, और उसी जोश के साथ मेरा भी जोश पैदा हुआ। उनके जोश के साथ मैं भी जोशीला बन गया। बचपन से चाहता था कि मैं भी कुछ करूं। तो उनका जहाँ तक सवाल है, वो लॉयर थे, और he had done law, so he understood those things. हम फिर मैं तो स्कूल में पढ़ रहा था, तो बाकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन कभी कभी जब स्टूडियो चला जाता था तो वो वायर्स और लाइट्स के बीच में फंसे हुए इस खूबसूरत और अजीब सी दुनिया में पहुंच गए, और अच्छा लगा। ऐसा लगा कि शायद कभी मौका मिले तो हम भी कुछ कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा उस वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पढ़ाई करनी थी। और लेकिन फिल्मों का शौक़ पैदा हो गया, और फिल्में देखने शुरू की। वहीं से इंस्पिरेशन मिली। उस वक्त स्कूल वगैरह थे नहीं फिल्म एजुकेशन के, तो फिल्म्स ही एजुकेशन थी। राइट। उन्हीं से सीखना पड़ता है।
कैमरा का पहला सामना आपका बतौर एक्टर हुआ, चाइल्ड आर्टिस्ट जी। के तौर पे, क्या उम्र थी? 7 बरस की उम्र थी मेरी। अच्छा। शहंशाह फिल्म में मैंने मेन लीड वाले बच्चे का काम किया जब वो छोटे थे। रंजन साहब साउथ के बड़े एक्टर थे उस वक्त, और कामिनी कौशल के साथ एक 2 लाइन का सीन था, बस अम्मी 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 करके वो लिपट जाते हैं। और एक पीरियड ड्रामा था। तो फिर उसके बाद भी आगे चल के मैंने एक विलन का रोल प्ले किया, जग्गू दादा। ये कब की बात है? ये भाई बहन फिल्म बनी अम, कुछ 54 55 होगा, 56 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो टिपिकल जो स्ट्राइप्ड गंजी, गले में रुमाल कस के, और पान वान चबा के, स्ट्रीट के दादा, बच्चों के साथ बदमाशी और उस टाइप का। और बस धीरे 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 व्हेन आई वाज 17 फिर पहुंच गए। फिर पिताजी ने लंदन भेज दिया? वहाँ से भी भाग आए। हाँ, वहाँ से आपने फ़ोन कॉल किया था? हाँ जी। क्या बोला? उन्होंने कहा कि आ जाओ। आपने क्या बोला? दिल मन नहीं लग लगता, रहा? मेरा दिल नहीं लगता, अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आके वहीं करूँ काम। तो यहाँ आके कॉलेज भी ज्वाइन किया मैंने, मॉर्निंग क्लासेस, मॉर्निंग क्लास, सुबह 7 से 10, ताकि दोपहर बाद खाली रह सके। और 7 से 10, और 10 पूरा से दिन 10 खाली। स्टूडियो, राइट। ऑफिस स्टूडियो जहाँ भी। और उस वक्त हम राजकमल स्टूडियोज़ और कारदार स्टूडियोज़ काफ़ी काम करते थे, अच्छा। वो परेल एरिया में। तो 17 बरस की उम्र से लेके 25 बरस की 8 साल काफ़ी काम किया जब मैंने अपनी पहली फिल्म शुरू की। असिस्ट भी किया कई फिल्मों में? जी। कई फिल्मों में असिस्टेंट भी रहे? जो फिल्में बन रही थी उसमें ऑलराउंडर धीरे धीरे बन, सब कुछ बिगिनिंग में थोड़ा सीखते रहे, देखते रहे, और वहाँ सिखाई कोई एजुकेशन तो थी नहीं, वही एजुकेशन थी जो देख रहे थे हम सेट्स पे, कैसे क्या कौन क्या कह रहा है, कोई डायलॉग पढ़ रहा है, कोई बता रहा है, कोई रिहर्सल्स चल रहे हैं, ऐसे कुछ। और अब बात जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहे, मैंने तो वो साधना जी के चप्पल भी उठाए हैं। अच्छा। मेरे महबूब के सेट पर। हाँ। तब मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ असिस्टेंट करने गया था। फिर उनके ग्रैंडसन को मैंने अपने यहाँ भी रख दिया। जब वो आए थे, रवेल साहब आए थे मेरे पास कि आप मेरे पास आए थे तो आप अभी इनको रखिए। मैंने कहा वेलकम, आइए। तो उस वक्त किन किन फिल्मों से आप जुड़े थे जो बन रही थी और आप फिर सब प्रोडक्शन वाले इसमें देख रहे थे काम? हम अपनी प्रोडक्शन में एक पहली फिल्म जिसके सेट पे मैं गया था, उसका नाम जौहर महमूद इन गोवा। बहुत बड़ी हिट हो गई, बहुत बड़ी हिट, लेकिन 2-3 साल लग गए बनाने में। और उसमें मैं सेट पे धीरे धीरे मेरे कदम इस तरह बढ़ने लगे कि जौहर साहब ने फाइनली कह दिया, यश जौहर साहब जो करण जौहर के पिताजी हैं, वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। अच्छा। हाँ, तो उनको कह दिया कि वही ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, तो ज़रा, तो आई हैड टू कीप क्वाइट। क्योंकि भाई कहते हैं कि कैमरा यहाँ क्यों नहीं लग सकता? आपका काम नहीं है डायरेक्टर या किसी को कहना, वो डायरेक्टर का काम है और कैमरामैन का काम है। आप सुनिए, देखिए, आगे चल के जब आप बनाएंगे तो कीजिए, तब कीजिएगा। राइट। तो पर ऐसे ही सीखता आदमी, जब गलतियां भी करना ज़रूरी है।
फिर एक फिल्म हमने प्रोडक्शन हमारी शुरू हुई, मेरे सनम। आशा पारेख, विश्वजीत के गाने बहुत बड़े हिट हुए थे और अच्छी चली थी फिल्म। कमर्शियल बिल्कुल जैसे होते हैं, अच्छे गाने, अच्छी कॉमेडी और बहुत अच्छा वो रहा लर्निंग पीरियड। और धीरे धीरे हमारी बात सुनने भी लगे लोग। एक तो शायद इसीलिए कि मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कुछ अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे एक्सपीरियंसेस ने हेल्प किया। फिर मैंने जो मेजर फर्स्ट टाइम आई टुक क्रेडिट, आई वॉज गिवन द क्रेडिट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन ब्रह्मचारी, जो शम्मी कपूर और राजश्री और मुमताज़ इनके साथ बनाई थी, प्राण साहब भी थे। और सो उसका फिर I was much more active on the sets, helping. सेट्स पे भी मैं डिस्कस करने लगा कि अगर ऐसा करें तो, और वो अप्रिशिएट भी हुआ और वैसे किया भी गया। कभी एक्सेप्ट हुए सजेशंस, कभी नहीं, लेकिन उस वक्त काम ऐसे ही हुआ करता था। आर्ट डायरेक्टर हूँ, ये हो, सब मिलकर बातें करते थे, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इस तरह, और फिर एक दिन ड्यूरिंग ब्रह्मचारी मैंने शम्मी साहब से बात की कि कुछ खुद का कर लेना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, और हो जाए कुछ, अगर आपकी तरफ से हाँ मिलती है मुझे तो मैं आगे बढ़ूँ। मैं कहा कि अच्छा ठीक है, सुनाओ। तो अंदाज सुनिए। एक शाम तो ये ऐसी बातें हुई और मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया सुनाया, जिसमें लेकिन शम्मी कपूर नाच गाने वाला आदमी और ये ऐसा मैच्योर रोल। जी जी, मैंने उनसे कहा आपने काफ़ी किया नहीं है ये सब, कर लीजिए। कुछ थोड़ा हटके कर कोशिश कीजिए, शायद अच्छा लगे आपको, सोच लीजिए। अभी कुछ दिनों बाद ठीक है कर लेते हैं, शुरू हो गई, मेरा करियर भी शुरू हो गया। आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं उसके बारे में। अंदाज पे बात करेंगे, उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो जो भी आपका सीखने का प्रोसेस चल रहा था, तो ऐसे कौन से फिल्म मेकर्स थे जिनसे आप मुतासिर हुए, किसका स्टाइल अच्छा लगता था, किसका काम इम्प्रेस उस करता वक्त था? तो बहुत बढ़िया लोग भी थे, बहुत जी। अच्छे अच्छे, विमल रॉय और एंड कोर्स स्टार्टिंग महबूब खान, मदर इंडिया, मुगले आज़म के आसिफ और गुरुदत्त साहब, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई। तो इन सब फिल्मों से और भी अच्छा लगने लगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी फिल्में बना रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में अच्छा काम भी होता है, सिर्फ कमर्शियल डिंग डोंग नहीं हो रहा, अच्छा काम भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने जब पहली फिल्म बनाई तो एक रिस्क लेने का विचार किया कि कोई बात नहीं, देखते हैं। और पिताजी मेरे जो थे वो बहुत ही बड़े दिल वाले थे, और जो मुझे अच्छा लगा वही मुझे करने दिया। एडवाइस देते थे, बिल्कुल देते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन मुझ पे छोड़ते थे कि जो आपको दिल करे फिर वो करो। इस तरह अंदाज शुरू हो गई। तो अंदाज के वक्त कहा गया कि मतलब आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना था कि आप विधवा और विधुर की कहानी सुनाने जा रहे थे, लोगों ने कहा क्या पागल लड़का है, पहली फिल्म ऐसे बना रहा है। कैसे ओवरकम किया, कैसे कन्विंस किया लोगों को कि इस आइडिया में दम है और ये चलेगा? मैंने कहा कि एक ऐसा कपल हो जो अपना बच्चा खो बैठे हैं,
अब अपने पार्टनर खो बैठे हैं, और अगर वो साथ आ जाएं और उनके बच्चे भी साथ आ जाएं तो ये क्यों नहीं पसंद आएगा लोगों को? इसमें ऐसी क्या बात है जो ना पसंद आए? अगर सही तरीके और अच्छे तरीके से की जाए तो लगेगा हाँ इनको साथ रहना चाहिए। क्योंकि अब कोई ऐसी तो बात नहीं है कि वो छोड़ के आ गए हस्बैंड को, या वो छोड़ के आ गया बीवी को, तो इसमें ना पसंद आने वाली क्या बात है? तो इस आर्ग्यूमेंट से लोग फिर हट जाते थे पीछे कि भाई इस बात में भी बात है। उन्होंने कहा अब जब कुछ फ्रेश चीज़ करने जा रहे हैं तो ऑपोजिशन तो होगी। लोग इमीडिएटली तो नहीं कन्विंस हो जाएंगे कि भाई आप सही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, हीरो हो हीरोइन हो नाच गाने हो ऐसे ही होना चाहिए। उस वक्त चलती थी फिल्में, और सही अपनी जगह सब सही है, ऐसी बहुत सी फिल्में उस वक्त चली भी साथ साथ। आई थिंक आई जस्ट मेड अ चॉइस कि ये फिल्म पहली हो तो ज़रा लोगों को लगेगा एक थोड़ा सा हटके काम करना चाह रहा है ये लड़का। पिताजी ने क्या कहा आपकी पहली फिल्म देखकर? बिल्कुल बिल्कुल इनकरेज किया, कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों बना रहे हो। अच्छा। और जो साथ काम कर रहे थे, जैसे जैसे बनती गई सीन्स आते रहे, गुलजार साहब डायलॉग, उन्होंने डायलॉग लिखे, और दो और लोग थे जो लेखन टीम में थे, सलीम जावेद जो आपको बाद में नहीं, वो आए आधे रास्ते में, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ। और उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली। थोड़ा सा ऐसे कर उस ज़माने में थोड़ी सा कि रिटन स्क्रिप्ट फिक्स्ड और स्टार्ट टू फिनिश शूट ऐसे नहीं होता था। तो अगर थोड़ा सा ऐसे कर लें थोड़ा ऐसे कर लें तो वो भी बनती थी। कई बार तो जो आइडिया लेके चले थे उसकी जगह कुछ और बन जाती थी, बट वो भी अच्छी निकल जाती थी। लिखते लोग मिडिल में लिखते थे। जो राइटिंग थी या वो सीन्स बन रहे थे हमारे थीम और फिल्म के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो वो वेलकम थे। राइट। और जो हम करने जा रहे हैं उसको थोड़ा बेहतर कोई सजेशन दे रहा है तो क्यों नहीं। आखिर फाइनली पर्दे पे आएगा, उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन पीछे किसने क्या कहा। जो आ रहा है वो सही लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। फिर अगली फिल्म आपकी आई सीता और गीता जी। हेमा मालिनी को मतलब सुपर स्टारडम देने वाली फिल्म। तो हेमा से पिछली फिल्म से ही ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी? हाँ, इसी वजह से चुना, या नहीं रोल ही आपको लगा कि इनके अलावा कोई नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात सच बात तो ये है कि मुमताज़ जी को अप्रोच किया था। अच्छा, ओके, ये नई बात है मेरे लिए। लेकिन उस वक्त वो बहुत सी फिल्में कर रही थी तो डेट्स नहीं थी, और हम चाहते थे कि बस साल भर में कंप्लीट हो जाए और रिलीज़ हो जाए। तो सोचा फिर जिनके साथ काम किया है हेमा जी के साथ, तो उन्हीं को उनसे पूछा तो वो थोड़ा सा, पहले आप मुझे एक वीडियो का रोल देते हैं, फिर आप कहते हैं डबल रोल कर दो, वो भी दिलीप कुमार ने किया हुआ रोल, जो राम और श्याम टाइप का रोल। उन्हें क्या पता था अगली फिल्म में तो आप और भी चौंकाएंगे। नहीं, तो शी वेलकम्ड इट एंड वी तो वो चैलेंज, शी टुक द चैलेंज एंड डिलीवर्ड। या डेफिनेटली डिलीवर्ड। कल्ट मूवी है, मतलब उनकी फिल्मोग्राफी, उसका नाम पहले 3 फिल्मों में आ जाएगा, ऐसी फिल्म है वो ऑब्वियसली। तो आपको लगता है कि सीता और गीता के बाद आपको लगने लगा कि मैंने कमर्शियल फिल्मों का फॉर्मूला भी क्रैक कर लिया है? क्योंकि आपने पहले जो फिल्म बनाई थी वो थोड़ी ऑफ बीट थी, थोड़ी सीरियस मूवी थी, ये मतलब मासेस के लिए बनी हुई फिल्म लग रही थी। तो आपको लगा कि ये भी मुझे सदा है, अब मैं कुछ ग्रैंड करूँगा? वो कॉन्फिडेंस आया था सीता और गीता के सक्सेस से? इस तरह से तो नहीं आया जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ज़रूर इस टाइप की बात हुई कि क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मैं जो अगली फिल्म बनाऊं मेरे पिछले काम से अलग हो। अंदाज बनाई तो
एक मैच्योर, जैसे आपने कहा, वो बनी तो कॉमेडी कम, रोमांस कम, ये सब। तो अब एक ऐसी चीज़ बनाएं जो हटके हो। तो ये हुआ कि कोई एक्शन एडवेंचर टाइप की फिल्म बनाए। फाइनली ऐसा लगा कि बहुत वेस्टर्न फिल्म्स देखते थे हम, तो वहाँ वो बैंडिट्स और ये और वो सब इस तरीके का माहौल था। काफ़ी फिल्मों ने इंस्पायर किया हमें। ठीक है, हमारे यहाँ भी तो डाकू होते हैं, बैंडिट्स होते हैं, तो हम कुछ बनाते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं, बहुत सी फिल्में बनती हैं उस पर एक ही टीम पे, लेकिन एक बैकग्राउंड मिल गया। पहले जब कहानी सुनाई, उन्होंने 4 लाइन की कहानी सुनाई थी जी। उसमें यही था कि भाई ऐसा एक आर्मी आर्मी ऑफिसर है। ऑफिसर है, राइट। हमने सिर्फ उसको ये किया कि पुलिस ऑफिसर कर देते हैं ताकि सिंपलर हो जाए, कि फिर आर्मी में जाएंगे तो अपने कॉम्प्लिकेशंस और आ जाएंगे और कहानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए वो ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट बनाई, और सलीम जावेद और हमने मिलकर बैठकर जो बनाई, 2-3 महीने में तैयार हो गई स्क्रिप्ट, बेसिक स्क्रिप्ट। जो बाकी इसको कहाँ फिल्माया जाए, वापस अगर वहीं चंबल वैली में जाएंगे तो काफ़ी फिल्में वहाँ बन चुकी हैं, तो फ्रेशनेस आना मुश्किल है। इसलिए आर्ट डायरेक्टर अचरेकर साहब थे शायद, और वो उनको भेजा कि भाई ऐसी कुछ रॉक्स हो, कुछ ऐसा हो। अपनी वेस्टर्न फिल्में जो देखी थी उसमें वो हर किस्म के लोकेशन अलग अलग होता है, तो वो नीचे साउथ जाकर कुछ तस्वीरें ले आए। तो फिर कैमरामैन के साथ और उनके साथ अचरेकर साहब के साथ निकलकर मैं चला गया, और जब ये इलाका आया तो ऐसे लगा कि यहीं बनानी है मुझे। अच्छा। पास में विलेज बना देंगे, वो ऐसा लगा ऊपर वहाँ बन जाएगा घर अपना ठाकुर का। और शूटिंग शुरू होने के बाद 2-3 महीने के बाद घूमते फिरे और उन्होंने हमको एक जगह दिखाई, ये गब्बर की डेन है। अच्छा। सब नज़र आया कि यहाँ बैठ के यहाँ जम जाएगा। कोई सेट नहीं उसका, लेकिन उधर सांबा बैठा होगा, उधर गब्बर बैठा होगा, राइट। तो वो नज़र आने लगा कि यहाँ सही लगेगा। जावेद साहब को जब दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छी जगह है। मैं उस हिसाब से फिर उन्होंने लिखा। सलीम जावेद की अभी आप बात कर रहे थे, जी, कितनी अहमियत है उन दोनों की आपके करियर में? बहुत बड़ी। आपने उनके साथ बहुत फिल्में की। बिल्कुल। और देखिए उस वक्त ये भी, जावेद साहब मुझसे 1 साल छोटे हैं और सलीम साहब कुछ साल 5-7 साल बड़े हैं। बट एक यंग लोगों की टीम बन गई, और वो जो स्पिरिट था वो हर चीज़ में वो आता रहा। काम तो वो अच्छा ही कर रहे थे, बढ़िया काम किया है उन्होंने, लेकिन हम सब ने मिलकर किया और अच्छा किया। उनका काम आज तक एक डायलॉग याद है लोगों को। तो ये तो नहीं कह सकते। शोले में हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल भी है और बहुत सही भी है। तो किसी को भी, एक छोटे से हमारे जो वर्कफोर्स के इंचार्ज थे अजीज़ भाई जी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उनकी वजह से सारी टीम लगी हुई थी, वर्कर्स की, इसकी उसकी। वहाँ तो तमाशा था, क्योंकि स्टेबल्स लगे हुए थे, घोड़े थे, साइसेस थे, उनकी देखभाल करनी थी, कब किसकी ज़रूरत पड़े। और फिर कैंटीन लगे हुए हैं, कुछ
खाना खाना बन रहा है, एक नफरती घोड़ा भी था ना उसमें। एक्चुअली उस घोड़ी का नाम था नेफरटिटी। एग्जैक्टली, उसका किस्सा बताइए ज़रा। हाँ, तो वो ऐसे ही चल पड़ती थी। बहुत अच्छे शॉट्स दिए उन्होंने, बहुत शेर दिल घोड़ी थी, घोड़ी थी। पर उसका नाम नफरती रख दिया पूरे। वो क्योंकि नेफरटिटी नहीं बुला सकते थे, अच्छा, तो बोलते बोलते नफरती हो गया। और वो और वो थोड़ी जिस थी तरह भी, तेज भागती थी और मुझे लगा था गुस्से में भाग रही। इसलिए उसका नाम नफरती रख दिया था। गुड। मैं भी सलीम जावेद की जो हम बात कर रहे थे, तो जी। जब क्रिएटिव दिमाग एक साथ होते हैं, जब सर जोड़ के कुछ बना रहे होते हैं, तो फिर सर टकराते भी हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस हुए स्क्रिप्ट को लेके, किसी डायलॉग के लेके, यार मुझे नहीं चाहिए, तो सलीम कह रहे हैं नहीं यार ये तो रखना चाहिए, ऐसा कुछ याद है? डिस्कशंस हुए थे हम्म, और जोश से भी हुए, लेकिन टक्कर वाले नहीं थे। टक्कर वाले नहीं थे। एक चीज़ अगर सलीम साहब ने कही है तो जावेद साहब उसको और पकड़ के आगे ले जाएंगे, या मैं कुछ सजेस्ट करूंगा तो मिलकर साथ ले जाते थे। तो ऐसी बात नहीं थी। आई थिंक इवन आवर डिफरेंसेस ने कंट्रीब्यूट किया कि और अच्छी चीज़ बन जाए। इससे पहले कि हम शोले पर बातचीत करें, एक और फिल्म की मैं बात करना चाहूँगा जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मेरी टीम की भी पर्सनल फेवरेट है, शक्ति। जी। और अभी आपने बताया कि वो आपकी भी पर्सनल फेवरेट है। कितना लगाव है उस फिल्म से आपको, और क्या खास वजह क्या है, जबकि ये आपकी पहचान शोले की वजह से है? शोले, आपका नाम आते ही लोग शोले को याद करते हैं, पर आप कहते हैं कि मेरी फेवरेट फिल्म जो है शक्ति है। क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल है उसकी दो तीन वजह हैं। एक, इस तरह की कहानी ज़रूर थी कि ये बाप बेटे की कहानी एक अच्छी बन जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि अगर इसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन हैं तो ये कुछ और ही बन जाएगी। तो जब फिल्म बनाता है आदमी तो वो हर चीज़ देखता है। और देखिए, बात तो ये तो फैक्ट है कि ना उससे पहले ना उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हो पाया। Exactly. और अपने जनरेशन में यूसुफ साहब नंबर 1 थे, और उसके बाद बच्चन साहब। बहुत से बेहतरीन लोग आए हैं और आज भी हैं और आते रहेंगे, लेकिन दीज टू आर आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स। तो इसके सही बनने में एक बढ़िया स्क्रिप्ट बनी, और उसके साथ मुझे ये ऐसे दो एक्टर जो मिल गए, उनकी मेल से उनके साथ मिलकर जो काम करने का मज़ा भी आया कि एक टक्कर वाली बात लगता है सही टक्कर हो रहा है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबका है। टू बैलेंस इस तरह हो रहा है, और माँ बीच में इस तरह फंसी हुई है, तो ड्रामा तो सही बन गया। और ये बात भी हुई टुवर्ड्स द एंड कि हम सोच रहे थे कि ये फिल्म ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो गई, उसको कुछ नाच गाना कुछ डाला जाए। काफ़ी डिस्कशन के बाद नहीं, इसकी प्योरिटी रहनी चाहिए, वरना ये शक्ति नहीं होगी। जावेद साहब बता दें कि शक्ति जो है ओरिजिनली दिलीप कुमार को ध्यान में रख के लिखी गई थी जी। तो पहले ये प्लान था कि अमिताभ की जगह किसी नए एक्टर को लाया जाएगा। ये भी बात सही है। राज बब्बर शायद एक चॉइस भी थे। राज बब्बर भी एक चॉइस थे। तो लोग उस वक्त, क्योंकि अमिताभ का एक ऑरा बन चुका था, जी, तो लोग शायद उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी वजह से शायद जनता थोड़ी निराश रही उस फिल्म नहीं, से। ऐसी बात नहीं है। क्या वजह रही थी जावेद साहब का? देखिए, नहीं, बच्चन साहब जब तक शक्ति रिलीज हुई, बच्चन साहब एक इंस्टीट्यूशन बन गए जी। हर चीज़ वो करते थे फिल्म में। नाच गाना भी वही कर रहे हैं, एक्शन भी वही कर रहे हैं, और ड्रामा भी वही कर रहे हैं,
रोमांस भी वही कर रहे हैं, तो एक वन मैन परफॉर्मेंस हो गया। तो जब तक शक्ति आई ऐसा लगा कि कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं हो गए लोग, लेकिन फिल्म की अपनी एक लिमिटेशन होती है कहानी की। उस दायरे में रहे तो वो वही फिल्म अच्छी भी लगती है और उसकी कमी भी लगती है कि भाई ये इसमें वो नाच गाना ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो सेटिस्फैक्शन जो फ्रंट बेंचर ऑडियंस उस वक्त कहा जाता था, वो उनको वो सेटिस्फैक्शन शायद कम मिली। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आज भी लोगों से पूछे 40 साल बाद बहुत अच्छी तरह से वो याद रखते हैं। एक एक डायलॉग वहाँ का भी याद रहता है, उस फिल्म का भी याद रहता है। तो वो बहुत सेटिस्फाइंग फिल्म थी सबके लिए। मिस्टर दिलीप कुमार, वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। मिस्टर बच्चन, अगर वो उनका सपोर्ट इस तरीके का नहीं होता तो बाकी लोगों के परफॉर्मेंसेस ऐसे नहीं हो सकते हैं जी। वो ज़रूरी था। और साथ में राखी गुलजार, उनका भी माँ का जो रोल था, स्टक बिटवीन फादर एंड सन एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड देयर, वो क्लैश फादर सन का तो हर फैमिली में होता है, लेकिन उभर के आ जाए, सही तरीके से आ जाए। तो फिल्म का जो सबसे अच्छा सीन है, सबसे पावरफुल सीन जो है, और वो स्मिता राखी पाटिल ने, सॉरी, हाँ, स्मिता पाटिल का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, बिल्कुल था, बहुत अच्छा काम किया था जी। एक साइड से सपोर्ट दे रही थी और साथ साथ उनके चल रही थी। मैं ये कह रहा था कि फिल्म का सबसे पावरफुल सीन है राखी की डेथ पे, जो दोनों आमने सामने आते हैं बाप बेटा। तो कहा जाता है कि उस फिल्म में अमिताभ का 4 पन्नों का डायलॉग वगैरह लिखे गए थे, बट अमिताभ को लगा कि इस सीन में खामोशी जितना इम्पैक्ट डालेगी उतने कोई शब्द नहीं डाल सकते। ऐसा ही है कुछ? और फिर वो सीन ही ऐसा है कि उसमें कुछ बोला नहीं जाता है, दिलीप साहब खामोश है, अमिताभ आते कांधे पे हाथ रख के और वो हिट करता है आपको। बहुत पावरफुल। मैंने ये फैसला हम सब ने मिलकर किया, लेकिन जी, जहाँ तक मुझे याद है कि ये कोई सीन नहीं लिखा गया था। अच्छा, लिखा नहीं गया था, तो ये पहले से शायद लिखने की कोशिश की गई हो। अच्छा, और फिर बाद में लगा कि ये यूजुअल हो जाएगा, कुछ मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। हटके कैसे होगा सीन? अगर साइलेंटली, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास, तो साइलेंटली कन्वे नहीं होगा तो फिर डायलॉग तो काफ़ी हो गए, अब साइलेंस में भी। और वो जो सही बात आपने अभी कही कि हाथ पे जब बैठकर ज़मीन झुककर हाथ रखता है और जो एक लुक एक्सचेंज होता है उनका, वो कमाल का लुक है। कमाल। एक्टर्स, यही तो एक्टर्स की कमाल होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए कि इस तरह हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो हर चीज़ मिलकर अच्छी बन जाती है, राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, एवरीबडी। फिल्म के मुहूर्त के बारे में भी काफ़ी कुछ छपा था। जूही बीच पे मुहूर्त हुआ था। हाँ, दिलीप साहब जीप से आए थे, हॉलिडे इन, हेलीकॉप्टर से आए थे। हॉलिडे इन कहा जाता था उस होटल को, अब नोवोटेल है। अच्छा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरा, जी, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरा और उससे बच्चन साहब उतरे और आके बाप से मिलते हैं, तो ये मुहूर्त था। मुहूर्त। तो एक दिखाना था कि वो बड़ा आदमी बन गया है और अपने बाप से आकर, तो अच्छा जम गया। लोगों को एक्सपेक्टेशन मिली कि एक क्लैश ऑफ जायंट्स की तरह कुछ होने वाला है, वो सेटिस्फैक्शन मिली। अब वो नाच गाने और वो नहीं थे तो उसकी कमी महसूस हुई होगी ज़रूर, लेकिन हमने फैसला किया कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शोले पर बात करते हैं। जब आपको सलीम जावेद ने 4 लाइन का शोले का आइडिया सुनाया था, तो उसी वक्त आपको एक मुकम्मल स्क्रिप्ट भी ऑफ़र की थी उन्होंने, मजबूर की, जिसे बाद में रवीना टंडन के पिताजी ने बनाया था, रवि टंडन जी ने। आप वो करना चाहते थे बेसिकली, आपको वो आइडिया भी पसंद था।
पर फिर आपको वो छोड़ देना पड़ा, क्या वजह रही उसको न कर? इसका सही मेरी तरफ से वर्जन ये है, और भी वर्जन है मतलब? नहीं मतलब जिस नज़रिया से मैं इसको देखता हूँ वो ये था कि ये आइडिया हमको पसंद आया, लेकिन ये आइडिया था, अब इसको डेवलप करना था। ओके। और दूसरी शोले की बात कर रहे हैं आप? शोले की बात। हाँ। और जो दूसरी स्क्रिप्ट है वो तैयार है, जाके बनानी है। जाके बनानी है। तो मेरे जहन में ऐसा था कि जब तक ये डेवलप हो जाए मैं ये बना लेता हूँ। ठीक। मेरा अपना ख्याल ऐसा था। बट माई फादर सेड आप इसी पे कीजिए। मैं तो वन टाइम ही इंटरफियर्ड अच्छा, कि नहीं, बहुत कमाल का इंटरफेरेंस था वो। और शायद सही भी था। शायद, अगर नहीं, शायद की गुंजाइश नहीं है उसमें। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनती शोले, अच्छा, लेट बनती, उसके बाद बनती, है। लेकिन अगर उसमें लग जाते तो शायद इस तरह ये डेवलप नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, ये एग्जैक्टली। बिल्कुल बैठकर कंसंट्रेट करके जो हमने इसको बनाया वो शायद ऐसा ना होता। मुकम्मल तवज्जो दी उसको तो जो हुआ बहुत सही हुआ। सही हुआ, ऑफ कोर्स सही हुआ। शोले की कास्टिंग भी मतलब दिलचस्प घटनाओं का सिलसिला है। कोई करना नहीं चाहता था, कोई मुलायजे में कर रहा था, तो कैसे मनाया? जैसे हेमा मालिनी है, वो कह रही थी कि छोटा रोल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, अनिश्चित थी, फिर तो कैसे? सीता और गीता के बाद आप मुझे ऐसा रोल दे रहे हैं, मगर रोल तो बढ़िया है लेकिन छोटा है, ये मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता इसके बारे में। सीता और गीता के कंपैरिजन में तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप करना चाहेंगे? तो आपकी फिल्म और मैं ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर करेंगे। लेकिन जब डिटेल में रोल सुनाया गया तो उनको भी लगा कि इसमें जब फाइनल डायलॉग्स भी आ गए हैं तो उसका एक रंग बहुत बढ़िया सा बन गया है, और उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया। बसंती रंग बन गया एक्चुअली। बसंती। परफेक्ट। गब्बर के रोल के लिए 3 उम्मीदवार थे। अमिताभ करना चाहते थे, संजीव कुमार करना चाहते थे, और डैनी लगभग फाइनल हो चुके थे। तो डैनी पे तो बाद में आएंगे। अमिताभ और संजीव कुमार को कैसे मना किया था, भाई तुम तो जय बनो, तुमको ठाकुर ठीक हो? देखिए, जहाँ तक अमिताभ का सवाल है, वो तो अभी अभी शुरू हुए थे, काफ़ी उनकी फ्लॉप्स चल रही थी उस वक्त, तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं इंटरेस्ट, उनको अच्छा लगा रोल, उनको अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा रोल है, लेकिन जो उनको ऑफ़र किया गया उन्होंने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, अच्छा भी लगा और एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जो संजीव कुमार है, देखिए एक्टर को नज़र आएगा तो वो तो कहेगा कि इसमें रंग एक अलग है। वो तो धर्म जी के पास जब मैं गया तो उन्होंने भी ये कहा, यार इस पे तो कहानी तो संजीव कुमार की है, ठाकुर की है, और उसके खिलाफ कौन है, वो तो गब्बर है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा भी लगा। तो धीरे धीरे सब मान गए कि भाई अल्टीमेटली सही यही है, और डैनी को हमने साइन किया, क्योंकि जब उन्होंने रोल सुना तो वो भी तैयार हो गए। जब शूटिंग का वक्त आ गया तो वो फंस गए थे शूटिंग में, धर्मात्मा की शूटिंग पे। उस वक्त आप लोगों ने काफ़ी मीटिंग्स वगैरह की थी, आप और डैनी, उनके मैनेजर फिरोज़ खान, कि किसी तरह दोनों फिल्में कर ले डैनी, तो कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। कोशिश तो होती है, लेकिन उसका मतलब हम 6-8 महीना और पोस्टपोन करते वो और 2 साल हो गए थे मुझे। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं बीच में एक फिल्म बना लूं। सही था। ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ होती है। लेकिन
मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने नहीं की वो फिल्म, और खुश हूँ कि जो हुआ सही हुआ। अभी आपने कहा कि सबको मना लिया कि भाई आप लोग ये करो, आपने ये नहीं बताया कि कैसे मनाया, खास तौर से धर्मेंद्र जी को, जो चाहते थे ठाकुर का रोल करना। आपने उनसे एक बात कही थी कि देखो आप मत कहिए। अच्छा, आप कहिए, आप कहिए, आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं। वैसे बताएं कैसे कन्विंस किया? मैंने उनको ये कहा कि पूरा देखो, ट्रायंगल समझाएंगे आप? जी नहीं, ऐसा हुआ कि वो करना चाहते थे, जैसे मैंने कहा, धर्म जी ने कहा कि भाई एक तरफ ये एक तरफ वो है, तो फिर ऐसे ही बहुत लोगों की राय थी कि गब्बर का रोल बड़ा उठकर आ रहा था, और हमें लगा कि अब तो धर्म जी को फाइनली जब मैंने कहा कि आप ये करना चाहेंगे ठाकुर का रोल, कीजिए, कहानी फिर आपकी हो जाएगी, या गब्बर का कीजिए, बहुत कलरफुल है, लेकिन हेमा मालिनी नहीं मिलेगी। ये आप सोच लीजिए। तो वो हंसी मजाक में सब फाइनली हो गया कि नहीं नहीं, अल्टीमेटली हीरो हीरो होता है। और विलन विलन होता है। अमजद खान कैसे सीन में आए, कौन लाया था उनको? अमजद खान का बैकग्राउंड ऐसा है, सजेस्ट सलीम साहब ने किया, अच्छा, और मुझे याद आया कि ये लड़का, एक प्ले में मैंने इस लड़के को देखा है। जी मेरी बहन सोनी जी, उस प्ले में वो भी लीड रोल प्ले कर रही थी इनके साथ, अमजद के साथ, जो इम्तियाज़ खान ने डायरेक्ट किए थे। एक साउथ अफ्रीका के बारे में प्ले था। उनको मैंने देखा था वहाँ कि काम तो अच्छा किया था, एक्टर अच्छे हैं, और जब वो आए ऑफिस में, उनको बुलाया गया, तो देखकर ही ऐसे लगा कि ये कुछ अलग सा चेहरा है, कुछ भारी भरकम और अजीब सा एक लुक है, और जो हम करना चाहते हैं उसमें शायद ये फिट हो जाएगा सही। तो फिर 2-4 दिन बाद बुलाकर उसको गेटअप वगैरह दिया, ड्रेस करवाया, बेल्ट वगैरह, वो जो बुलेट बेल्ट देकर, और उसे कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए। थोड़ा 3-4 दिन उसने ग्रोथ भी बनाई। आजकल तो हर दूसरा एक्टर दाढ़ी बना के चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आजकल का फैशन है। तो उस वक्त ये किया हमने, फिर फोटोज लिए, अच्छा लगा, मगर आ जाओ, शुरू हो जाते हैं वहाँ। कास्टिंग में एक नाम हमने छोड़ दिया था, अमिताभ। पहले आप शत्रुघ्न सिन्हा को कंसिडर कर रहे थे इस रोल के लिए? ज़रूर उनका जिक्र हुआ था कि शत्रुघ्न जी उस वक्त, और रामपुर का लक्ष्मण और 1-2 फिल्में ऐसी आ गई थी, उभर के आ गए थे, तो क्यों ना इनको लिया जाए। मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे पास प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे क्या प्रॉब्लम है? ऑलरेडी मेरे पास 3 सुपरस्टार हैं, 4 हैं अगर जया भादुरी भी तो स्टार बन गई थी तब तक। तो कैसे मैं एक और स्टार ले लूँ? मेरे लिए शूटिंग करना, सबको साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया एक्टर तो थे, और अपनी तरह से वो एक अलग अलग रंग ले आते, लेकिन मुझे लगा कि एक और स्टार मैं नहीं संभाल पाऊँगा। ईगोज़ होते हैं, और फिर डेट्स का प्रॉब्लम ऐसे होगा, क्लैशेस होंगे। तो ऑलरेडी जब हमने की विदाउट, तब भी हुआ, तो ज़रूर ऐसा होता। तो
फिर उनको हमने शान में ले लिया। जी। लेकिन ये बात है कि ये बात ज़रूर है कि नाम उनका सजेस्ट हुआ और हम ले नहीं पाए उनको, कि ऑलरेडी वी हैड टू मेनी स्टार्स। शूटिंग शुरू होते होते जंजीर आ गई थी, जी। तो उससे फिर ये तय ही हुआ होगा कि सही कास्टिंग हुई है। उसे फिर तो दीवार भी फिर आ चौथा गई। चौथा स्टार भी हो गया। दीवार भी, अब पिक्चर आने से पहले दीवार भी आ गई। राइट। तो वो तो जब साथ देती है, किस्मत साथ देती है, तो फिर बहुत कुछ, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। जब आउटडोर शूटिंग कर रहे थे आप, इतना बड़ा पूरा अमला लेकर, बहुत परेशानियां आई होंगी। किस किस तरह की चीज़ों से जूझे हैं आप? पूरा आपकी पूरी कभी टीम। वेदर का हो, कभी नई नई चीज़ें सब कर रहे थे हम, चाहे वो एक्शन हो या पहले दिन की शूटिंग सेकेंड अक्टूबर को हो नहीं पाई। शायद गांधी जी ने ऊपर से मना कर दिया कि बारिश हुई ऐसे थी अच्छे दिन, हाँ बहुत बारिश आ गई, अच्छा। कि वो एक नॉन वायलेंस आदमी के दिन आप इतनी वायलेंट फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो रुक जाओ, शायद एक दिन उन्होंने रुक जाओ। वहाँ से नज़र डाली और कहा कि आज नहीं, आज नहीं, रुक जाओ। तो अगले दिन शुरू हुई। अच्छा, एक्शन की अभी आपने बात की, वायलेंस की बात की, तो आप एक्शन के लिए विदेश से भी लोग लिया है। जी। ये शायद तब पहली बार हुआ था। जी। तो वो कैसे सीन रहा, क्यों आपने ये डिसीजन लिया? फिर उसमें आपको जाहिर सी बात है बजट भी बढ़ा होगा आपका। हाँ, वो बजट तो बढ़ता ही चला गया और पता ही नहीं चला। और ये फॉरेनर्स को लाने की वजह भी थी, कि ये भी थी कि हम चाहते थे कि एक्शन फिर ऐसा हो कि पहले ना आया हो इंडियन स्क्रीन पे। ट्रेन का एक सीक्वेंस तो गंगा जमुना में भी था, उससे बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। जी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें सोची कि अगर वो आए तो ये लोग जो काम करते हैं वहाँ तो बहुत सी एक्शन फिल्में बनती हैं, तो इनका एक्सपीरियंस हेल्प करेगा हमें। और वहाँ के स्टंट वाले भी, तो वाकई उनकी वजह से हमारे जो लोग थे उनको काफ़ी सीखने को मिला, और आगे चल के जो फिल्में बन रही थी उनको भी फ़ायदा हुआ कि कैसे करते हैं, और एक्सीडेंट कम हो, मारपीट के चक्कर में ना हो, और एंगल्स भी ऐसे लगते थे, सब कुछ था कि काम सही हो जाए और इफ़ेक्टिव हो जाए और नुकसान ना हो। लेकिन उसके लिए वक्त ज़रूर लगता था और मेहनत लगती थी और प्लानिंग लगती थी। जो आजकल बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन उस वक्त एक चीज़ को प्लान करने में वहाँ प्लान्ड वर्क का ज़माना नहीं आया था। जी। हाँ। तो खुद सीख कर खुद करना काफ़ी कुछ ऐसा होता था। फिर फिल्म रिलीज़ हुई और शुरुआती रिस्पांस जो है वो होश उड़ाने वाला रहा। लोग शुरुआत में फिल्म पसंद नहीं कर रहे थे, तो शुरुआती दिन कैसे थे फिर? कितनी एंग्जाइटी थी, कितनी परेशानी थी? क्योंकि दांव पे तो बहुत कुछ लगा दिया था। हाँ, वो माहौल ज़्यादा इसलिए बिगड़ गया कि ट्रेड पेपर ने कहा, किसी ऑडियंस में किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। ट्रेड पेपर ने एक हेडलाइन मार दिए कि खलास, इंडस्ट्री खलास, ऐसी फिल्में बनेगी और इतने पैसों से बनेगी तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इस तरीके के बैनर हेडलाइंस। तो उस बैनर हेडलाइन को वापस लेने में तो तकलीफ होती है उनको। आप आज टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ देख लें, नेक्स्ट डे वो थोड़ी लिखेंगे कि भाई ऐसा नहीं है। नहीं तो उसको हजम करने के लिए टाइम चाहिए। तो 5 या 6 हफ्ते के बाद जाके उन्होंने एडमिट किया काम कर कि हम गलत थे। लेकिन देखिए, ऑडियंस, एक तो उस वक्त ऑल इंडिया रिलीज नहीं होता था साथ में, ऐसा हम जब फिल्म देखने जा रहे थे ऑडियंस में,
आराम से देख रहे थे लोग। लेकिन थर्ड वीक से तो उन्होंने डायलॉग रिपीट करना शुरू कर दिया। उसका मतलब क्या हुआ? रिपीट ऑडियंस आने लगी। एग्जैक्टली। अब किससे पूछना है, वो ट्रेड पेपर कुछ भी कहे, कुछ भी कहें, ऑडियंस ने अपना जवाब दे दिया है वर्ड ऑफ माउथ काम करने लग गया था। और ऐसा ही हुआ। अच्छा, पर क्या उस पीरियड में आप ये सोच रहे थे कि एंड बदल के देखते हैं, रीशूट करने के बारे में सोचा था, क्लाइमैक्स? नहीं, नहीं। वो तो सेंसर ने कहा, अच्छा, करवाया, सेंसर ने कहा था, करवाया था। वो तो उस केस में है ना कि जो गब्बर को ठाकुर के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था पैरों। पहले, पैरों से, राइट, सॉरी, हाथ तो थे ही नहीं ठाकुर के, आई एम सॉरी, माय बैड। पर वो फिगरेटिव बात थी हाँ हाँ कि ठाकुर हाँ, गब्बर को मारता है। डायलॉग जो सर चीफ ने बोला वो यही था कि कानून अपने हाथ में ले, पुलिस ऑफिसर अच्छी बात नहीं है। तो मैंने वही एक जोक कर दिया था कि हाथ में कहा, राइट। लेकिन तो बात वो तो नहीं मानी सेंसर बोर्ड ने उन्होंने, बात बदलवा नहीं दिया मानी। था। उन्होंने नहीं बोला कि फिर ये सीन डालना पड़ा, पुलिस वाला आता है और रोकता है और हाँ, तो ये वाला सेंसर बोर्ड ने बदलवा दिया था, वो तो ठीक है। मैं ये पता कर रहा था कि शायद आप अमिताभ की डेथ को हटा देना चाह रहे थे। ऐसे कमेंट्स जरूर आए थे अच्छा, कि आप क्यों सब आजकल लोग इतना पसंद कर रहे हैं अमिताभ जी को, तो आप क्यों उनको आपने मरवा दिया तो लोग बहुत नाराज हैं, इस तरीके से। दीवार में भी तो उनकी डेथ हुई थी, तो इसका क्या मतलब, वो नहीं चली? चली तो ये भी, और खूब चली। अच्छा, अपनी मेहनत अपने प्रोडक्ट पर तो हर एक को यकीन होता है, लेकिन क्या ये पता था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी करिश्माई कामयाबी के बारे में सोचा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना हमें ज़रूर कॉन्फिडेंस था कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है और ये अच्छी चलेगी और लोग पसंद करेंगे इसको। लेकिन 50 साल बाद हम बात कर रहे हैं उसकी, ऐसा तो नहीं लगा था। ऐसा तो हुआ ही नहीं किसी फिल्म के बारे में। क्योंकि देखिए, ये फिल्म 50 साल पहले ही शुरू हुई थी। जी हाँ, 2 साल रिलीज को हो गए, 73 में शुरू हो गई थी, 73 में शुरू हुई। आप बिल्कुल इसी वक्त तैयारियां हो रही थी शुरू करने की, सेट लग रहे थे इस वक्त। जी जी। एक रचनाकार अपनी रचना से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है कि यार इसको थोड़ा मैं और बेहतर कर सकता था। शोले के बारे में ऐसा कोई थॉट है कहीं, कोई एक पॉइंट जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें मैं ये और ऐड कर सकता था कुछ? कभी पिछले 50 सालों में कभी सोचा इस बारे में? जब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हो ऑडियंस का तो फिर क्या सोचे? तो क्या ही सोचना, जो बन गया बढ़िया। अपने काम के बारे में हमेशा आदमी को लगता है, और जो भी काम कर रहा हो उनको लगता है कि मैं यहाँ कुछ थोड़ा सा मैं ऐसे भी कर सकता था। लेकिन अब आप 2 साल लेंगे, 500 दिन लेंगे और फिर सोचेंगे कि और मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो एंडलेस होता है। ज़रूर कुछ और कर सकते थे, लेकिन जो बना वो सही बना है और अच्छा बना है और अच्छा लग रहा है। पंचम साहब ने तो देखकर, जब 4 घंटे की फिल्म थी फर्स्ट कट, उन्होंने तो कहा था कि और फिर जब 3 घंटा 20 मिनट हो गई तो बहुत झगड़ा किया मुझसे कि क्यों काटा। बिल्कुल 1 फुट 1 इंच नहीं काटना चाहिए इसका। ऑडियंस है, फिर आएगी कैसे, ऑडियंस बैठेगी, और नॉट ओनली दैट, शोज़ कम हो जाते हैं। अच्छा, राइट। अभी आपने कहा कि ऑडियंस ने ही जब वर्डिक्ट दे दिया तो बाकी क्या बचा। मुझे इससे मेरा एक दोस्त याद आ गया। मेरा एक दोस्त है असद, उसके अपने पिताजी से, मोहम्मद अफजल जी से, बहुत बहस होती है कि क्या शोले भारत की सबसे बड़ी फिल्म है या नहीं है। रमेश सिप्पी को क्या लगता है, एक दर्शक के तौर पर बताइएगा, एक फिल्म मेकर के तौर पर नहीं, क्या शोले भारत की सबसे बड़ी फिल्म है? मैं नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते, दर्शक के तौर पे। पर्सन टू बी सेइंग इट। आप रमेश सिप्पी नहीं हैं अभी, आप बताइए। मैं तो हूँ। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? ट्रैप में फंसे नहीं है आप, पर वन ऑफ द बेस्ट, डू यू थिंक? यस, इट इज। वो तो हर लिस्ट, टॉप 10 लिस्ट में तो आता ही है। दुनिया ही कहती
ये तो क्या ही है। वर्ल्ड सिनेमा में जैसे शोले के बारे में कहा जाता है कि ये सेवन समुराई अकीरा कुरोसावा की फिल्म से इंस्पायर्ड थी, लेकिन जब कोई इंस्पिरेशन इतना कमाल कर जाए कि वो खुद क्लासिक हो जाए, तो इससे बढ़िया ट्रिब्यूट क्या होगा कि जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो उसके लिए? इंस्पिरेशन हमने बहुत सी फिल्मों से लिया। जी, बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, मैग्निफिसेंट सेवन जो मैग्निफिसेंट सेवन, राइट, रीमेक था सेवन समुराई का, सेवन समुराई का। और मैकेनास गोल्ड, ये सारी फिल्में देखकर हम इंस्पायर हुए थे, इस किस्म की फिल्म बननी चाहिए। बस उतना वहाँ तक था, उसका कैनवस, उसका ये, उसका मुद्दा देखकर हमने सोचा कि इस तरह की फिल्म बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं था उसका। अच्छा, जब आप महत्वाकांक्षी नहीं थे, कोई बड़ा दिमाग में लेकर नहीं चले थे, तब आपने शोले बनाई जो ग्रैंड हो गई। पर जब आपने वैसा कुछ अटेम्प्ट करना चाहा फिर से शान में, वो जेम्स बॉन्ड टाइप पूरा सेटअप लेके एंड एवरीथिंग, पर उसको फिर उतनी कामयाबी नहीं हुई, क्या लगता है कहाँ कुछ रह गया? वो इसलिए कि शोले के बाद शोले का जो एक बन गया था जी, वो ज़रूर उससे, आज मुझे कितने लोगों ने आज पूछा है कि शान लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म है, क्यों ऐसे हुआ? मैंने कहा ये तो अब जवाब मैं नहीं दे सकता, वो तो ऑडियंस ने कह दिया कि भाई उनको शोले ही चाहिए थी। अब शान आज एनालिसिस करते हैं तो वो कह रहे हैं मुझे, ये सारे सेम लोग ये कहते हैं कि ये फिल्म बेहतर है शोले से। अब मैं क्या कहूँ उनसे? सही बात है। हमने तो कोशिश की अच्छी फिल्म बनाने की, चाहे वो शोले बन रही थी या ये। शोले से हटकर इसीलिए थी कि हमने सिटी में बनाई, जेम्स बॉन्ड की तरह जो फिल्में बनती थी वैसी बनाई। Exactly. अगर वहाँ हम इंस्पायर्ड थे मैकेनास गोल्ड और मैग्निफिसेंट सेवन और इन सब फिल्मों से, तो हम यहाँ बॉन्ड की फिल्मों से इंस्पायर थे। वो वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की और अच्छी तरह से हुआ। अच्छा, दो चार छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, फिर रैप करते हैं कि आज की फिल्म मेकिंग को आप कैसे देख रहे हैं? स्टोरी टेलिंग में कितना बदलाव आया है? क्या फ़र्क है 70s 80s आज की की फिल्मों फिल्में में? भी बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सी फिल्में पसंद है आपको आज की? दिलचस्प मैं रहेगा पर्टिकुलर फिल्म्स कभी नाम नहीं लेता, अच्छा या बुरा, अच्छा, लेकिन ये बात नहीं है कि फिल्में अच्छी नहीं बन रही। मैं एक एग्जांपल सिर्फ दे दूंगा कि ये 10-12 साल पहले रिलीज़ हुई फिल्म मैंने 2-3 रात पहले हमने देखी, ये जवानी है दीवानी। बहुत उसका बढ़िया भी फिल्म, हाँ रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया फिल्म। बहुत बढ़िया फिल्म। तो ये अपनी तरह से है, वो मेरे किस्म की फिल्म क्यों हो भाई? जो फिल्म बने उस जॉनर में जो बनी है वो अच्छी, that should be good, that should be, I think it was a very fine film, very well directed and very well enacted by all the very well written, very well, I think it was a wonderful film. जब रमेश एक ही चीज़ दे रहा हूँ कि जब नाम लो ना, फिर किसका नाम नहीं लिया हो, नहीं लिया वो फिर बुरा। बट आप देखते हैं, अभी भी फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, आप फिल्मों के आदमी हैं, फिल्में देखते रहेंगे? देखता हूँ। कुछ नया प्रोजेक्ट खुद का प्लान कर रहे हैं फिल्मों में जो आप बता सकें? एट द मोमेंट नो, ओके, बट हाँ, शोले की मेकिंग पे जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जी जी, उस पे एक 50वें साल में कुछ आएगा कुछ आएगा, लेकिन डिटेल्स मैं इस वक्त बता नहीं सकता क्योंकि इट्स अ वर्क इन द। हाँ, अभी टाइम भी है, 2 साल है पूरे, तो तब तक बनते बनते बनेगा। तो आप एमएससी के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, तो क्यों आपने ये पद संभाला? क्या सोच के आपने ये पोस्ट अपनाई? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जी फिल्मों में गुजारी, जी, काम किया है। तो जब एक ऑफ़र आया कि एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसी कमिटी है, MESC, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको बैकिंग है और ये चाहती है
कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको ज़रूरत है लोगों की जो उनके साथ काम करें फिल्म इंडस्ट्री में, और लोगों को तो इस कंट्री में एक काम लग जाए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उनको भी काम मिल जाए। वो कुछ और भी कर रहे हो तो शौक़ है थोड़ा सा फिल्मों के बारे में, तो वहाँ भी कुछ काम कर लें। तो जो रेगुलर एजुकेशन मिल रही है उस तरह की नहीं, जो स्किल को थोड़ा सा हेल्प करे। और उसमें ये कमिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये MESC एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो चाहते हैं काम करना और जो काम देते हैं उनकी मिलाप और उनको साथ में लाना और उनके लिए अलग अलग चीज़ें करते रहना, ताकि दोनों तरफ धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि कोई आके एक साउंड का आदमी बनना चाहता है या कैमरा चलाना चाहता है, या तो छोटे छोटे स्किल्स के साथ साथ भी उनको काम मिल जाए और आगे चल के फिर और कर सकते हैं। एक बार चस्का लगा या को, उसके लिए MESC ने एक और एक अभी हाल ही में एक मीकैट शुरू किया है, जो टेस्ट है स्टूडेंट्स को। जब ये टेस्ट देते हैं वो उनको भी अपना एप्टीट्यूड समझ में आता है कि कौन सी इन सारी जॉब्स में मैं कौन सा करना चाहता हूँ या क्या मुझे क्या करना चाहता हूँ। और काम देने वालों को भी समझ में आता है उस टेस्ट से कि भाई ये इस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है उसके लिए, और उस हिसाब से ऑफ़र देते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात हो गई है इसके आने से कि जो लोग चाहते हैं और जो लोग उनको चाहते हैं कि एम्प्लॉय करें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात हुई है। फिर ट्रेनर प्रोग्राम है जो फैकल्टीज़ को सिखाए किस तरह इनको ट्रेन करना है ताकि उनको जॉब्स मिल जाएं। इस कंट्री में सबसे बड़ी ज़रूरत है जॉब्स की। बहुत ज़्यादा लोग भी हैं और यंग लोग हैं। 35% ऑफ द यूथ यंगस्टर्स का है। तो ऐसे कंट्री में यहाँ शौक़ भी है और काम की ज़रूरत भी है, तो ये स्किल काउंसिल जो है वो काफ़ी मदद करती है दोनों को साथ लाने की। और की कमेटी बनी हुई है, बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट रहे हैं अच्छे अच्छे लोग बने हैं, और अब काम और बढ़ता आगे नज़र आ रहा है। जो 2 साल ज़रा कोविड की वजह से सबको प्रॉब्लम आए, तो MESC को भी आए, लेकिन अब गाड़ी उनकी चल पड़ी है वापस। और मेरा ख्याल है इट विल कीप इम्प्रूविंग एंड इट विल गिव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट विल इवन फॉर द इंडस्ट्री, और लोग मिलेंगे जो छोटे छोटे काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये काम किस तरह से करता है? मान लो किसी को अप्रोच करना हो, कोई हमारा एक बंदा स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहता है या कैमरा संभालना, उनको गाइड किया जाएगा कहाँ जाना है और कोर्सेज कौन से कोर्सेज करने चाहिए, उसके लिए बेस्ट कौन होगा। तो ये गाइडेंस पूरी देती है। अच्छा। MESC देती है। तो आपने जब इसकी चेयरमैन की कुर्सी संभाली तो क्या विजन था आपका, या क्या आपको क्या बोल के कन्विंस किया गया? आप तो फिल्म बनाने वाले बंदे हैं, अब आप करियर बनाने पर फोकस लेकिन मेरी फिल्म बनाते बनाते मेरी पोजीशन भी तो ऐसी बन गई कि इन्फ्लुएंस जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं अपना ऐसी भागीदारी लूँ उसमें कि काउंसिल को कुछ सजेशंस देने होंगे, उनके सजेशंस हैं, उनको कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं या उनके सजेशन को एक्सेप्ट करना। द कमिटी एंड that we have on MESC, they're all wonderful people, they work very hard, it's a very fine team, and I think बहुत सही काम हो रहा है और अच्छे तरीके से काम हो रहा है और इम्प्रूव होता जाएगा। हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और वो है। और काउंसिल के फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या है?
कुछ यही जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनको करना, और ये फिर ये चीज़ें स्कूल में भी ले जाना, वहाँ भी बच्चों को इंटरेस्ट कराना कि आप जब बड़े होंगे तो ये भी ट्राई कर लीजिएगा। बाकी तो वरना 3-4 एरियाज़ हैं जहाँ सब जाते हैं और वहीं पे एक डॉक्टर बनेगा, एक लॉयर बनेगा, एक ऐसे ही होता है। तो बेहतर है कि और भी देखें, वो तो है ही, अगर इसमें कहीं उनका दिल लग गया तो यहाँ कर लेंगे। एक आखिरी बात हमें बता दीजिए कि पुराने ज़माने के दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं किस तरह की बातें करते हैं? मान लीजिए किसी संडे की दोपहर को अमिताभ जी है, धर्मेंद्र जी है, आप हैं, बैठे हैं और बातें हो रही, क्या बातें होती कि यार ये नया एक्टर है, इसकी फिल्म देखी, या फिर नॉस्टैल्जिया में खोए यार जब हम शोले कर रहे थे या अमिताभ कर रहे, या शक्ति में उस सीन में बड़ा मज़ा आया था, अचानक याद आ गया, जब कैसी बातें होती है? ये कद्दावर लोगों के बीच क्या बातें होती है, हमें तो पता ही नहीं, आप बताएं। हर किस्म की बात होती है जी, पुरानी बातें भी होती हैं और नई बातें भी होती हैं, जिससे हम भी चौकन्ना हो जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है आजकल इंडस्ट्री में। न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड, सो मेनी थिंग्स हैव कम। तो क्यों ना उस वक्त जब हम 70 mm और स्टीरियोफोनिक साउंड लाए थे शोले में, तो आज नई चीज़ें आ रही हैं, उनको भी हमें वेलकम करना चाहिए और उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज के मेकर्स का माइंड, वो सेम टाइप की फिल्म उस ज़माने की देंगे तो फिर आज के मेकर्स कैसे बनेंगे? जी, आज की फिल्में बनानी चाहिए। यू कैन मेक अ पीरियड फिल्म टुडे एंड मेक वंडरफुल, जैसे संजय लीला भंसाली जी बनाते हैं बहुत अच्छी फिल्में, पीरियड ड्रामाज, हिस्टोरिकल ड्रामाज बनाते हैं ना, अच्छी फिल्में बनाते हैं। एक लास्ट और सीरियस सवाल थोड़ा सा, कि क्या आपको लगता है कि उस ज़माने में फिल्मकार थोड़े सजग थे चीज़ों को लेकर, कि ऐसे कुछ चीज़ हमारी तरफ से न चली जाए जिससे सोशल हार्मनी को चोट पहुंचे? आजकल के जैसा माहौल नहीं है कि जो पब्लिक देखना चाहती है दिखा दो, फिर चाहे कुछ भी हो, बस चूंकि पैसा कमा रही है फिल्म तो दिखा दीजिए। नहीं, ऐसी बातें पहले भी होती थी, पहले भी होती थी, पहले भी होती थी। अभी कुछ बदलाव ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं या सेम ही लग रहा है आजकल आपको? क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना चलते रहता है दिन रात, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि अब हो रहा है। हो तब भी रहा था, हो आज भी रहा है। वो आज भी रहा है। लोग हैं, अपने अपने ख्यालों से चीज़ें करते हैं, तो हर चीज़ अच्छी करें हम उसकी गारंटी तो ले नहीं सकते, और ना हम रोक सकते हैं लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे बातचीत से सबसे अच्छी बात निकल के ये आई है कि शोले पे कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है ये अभी हमको बताया नहीं गया है, दिल थाम के बैठिएगा। 50 साल बाद की नई जनरेशन को कुछ नया देखने मिलेगा, और जो पुराना कुछ हुआ है उसके बारे में भी बहुत कुछ जानने मिलेगा। हम सब वेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश सिप्पी साहब आपका, Thank you. टाइम दिया और अपनी दुनिया में दाखिल होने का मौका दिया। थैंक्स।